हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत जीव विज्ञान पर डिस्कशन कर रहे थे और जीव विज्ञान के अंतर्गत परितंत्र पर डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं तथा मैं उस पर नोट्स भी दे चुका हूं। आज हम लोग अध्याय 1 को देखते हैं और अध्याय 1 का नाम है जैव प्रक्रम। तो हम लोग लेसन को प्रारंभ करते हैं। लेसन को प्रारंभ कैसे करते हैं? तो हमारा मानना है कि हम लोग इस लेसन को समझने के लिए एकदम निचले स्तर से जब तक से प्रारंभ नहीं करेंगे तब तक से यह लेसन समझ में नहीं आएगा। तो हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी वस्तु है उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं और उन लक्षणों के आधार पर समस्त वस्तु को दो भागों में विभक्त किया गया है, सजीव तथा निर्जीव। सजीव तथा निर्जीव। चूंकि हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जो भी बात करेंगे वह सजीवों के विषय में करेंगे, निर्जीवों से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। अगर इन सजीवों की बात किया जाए तो इन सजीवों के अंतर्गत कुछ लक्षण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं। वह लक्षण किस प्रकार के लक्षण होते हैं? तो इनमें क्या होता है? गति होता है, जनन होता है, वृद्धि होता है, श्वसन होता है, पोषण होता है, पर्यावरण से अनुकूलता का गुण होता है, अनुकूलता का गुण होता है। यानी अगर हम कहें तो सजीवों की क्या विशेषताएं होती हैं, किस आधार पर हम सजीवों को निर्जीवों से हम लोग अलग करते हैं? तो सजीवों को हम लोग निर्जीवों से अलग इस रूप में करते हैं क्योंकि यह कुछ लक्षण है और यह लक्षण किस रूप में है? वह क्या है? जो सजीव होंगे उनमें गति होगा। यद्यपि पादप भी सजीव के अंतर्गत आते हैं लेकिन पादप के अंतर्गत किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। तो इसके अंतर्गत जनन होगा, वृद्धि होगा, श्वसन होगा, पोषण होगा, पर्यावरण से अनुकूलता का गुण होगा आदि। ये क्या होते हैं? यह सजीवों के कुछ लक्षण होते हैं। यानी जितने भी प्रकार के जो सजीव होंगे उनके अंतर्गत इस प्रकार के गुण या लक्षण पाए जाएंगे। अब यहां पर हम प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो यह सजीव हैं, यह सजीव की संरचना किससे हुआ है? संरचना किससे हुआ है तथा जीवों के अंतर्गत जो क्रियाएं हो रही हैं, गति हो रहा है, जनन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, पोषण हो रहा है, यह तमाम तरह की जो क्रियाएं हो रही हैं वह क्रिया कहाँ होता है? तो यानी जो क्रिया हो रहा है उसको हम लोग क्रियात्मक इकाई कह सकते हैं। तो यह क्या है? तो यह है कोशिका। कोशिका यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग जो प्रीवियस वर्ष 9th क्लास में जो लेसन हम लोग पढ़े हैं, खासतौर से दो लेसन यानी कि कोशिका तथा उत्तक। तो कोशिका और उत्तक के अंतर्गत हम लोग जो कोशिका की परिभाषा पढ़ रहे थे कि कोशिकाएं क्या होती हैं। सामान्य रूप से अगर कहा जाए तो कोशिकाएं क्या होती हैं, तो सजीवों के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। यानी जो सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ है, संरचना हुआ है, वह किससे हुआ है? तो कोशिका से हुआ है तथा समस्त जो क्रियाएं संपादित होती हैं उसी कोशिका के अंतर्गत संपादित होती हैं। तो यहाँ पर 9th क्लास की तरफ थोड़ा सा हम ले चलेंगे इस लेसन को समझने के लिए, क्योंकि देखिए याद करने से काम चलने वाला है नहीं। जब तक से आप बेहतर तरीके से समझ नहीं लेते हैं तब तक से यह काम नहीं चलेगा। और जीव विज्ञान के साथ सबसे बड़ी चीज़ होता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हमें मैक्सिमम जो चीज़ें पढ़ना रहता है, हम समस्त की नहीं बात कर सकते हैं लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ें पढ़ना रहता है वह हमें क्या होता है, शरीर के अंतर्गत महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए उसी आधार पर हम लोग अगर इसको तैयार करते हैं तो नो डाउट आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगा, बल्कि आप समझ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो यह सजीव है, सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका है। यह कोशिका समूहित होकर के यानी
कोशिकाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? एक ऊतक का निर्माण करती हैं। कई ऊतक मिलकर के क्या निर्मित करता है? तो एक अंग का निर्माण करता है। एक कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, तथा कई अंग तंत्र मिलकर के सजीव के शरीर का निर्माण करता है। यानी सजीवों के जो शरीर का निर्माण हुआ है वह कोशिका से हुआ है। जितनी भी सजीवों के अंतर्गत क्रियाएं पाई जाती हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? तो कोशिका के अंतर्गत ही पाई जाती हैं। और यह जो कोशिकाएं हैं, इन्हीं कोशिकाओं से ऊतक का निर्माण हुआ है, ऊतकों से अंग का निर्माण हुआ, अंग से अंगतंत्र का निर्माण हुआ, और अंग तंत्रों से सजीवों के शरीर का निर्माण हुआ। लेकिन यह कोशिका भी किससे निर्मित है? अणु से निर्मित है, अणु से निर्मित है। और इन अणुओं में क्या होता रहता है? गति होता रहता है, गति होता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब गति हो रहा है तो इसको क्या आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत यानी सजीवों के अंतर्गत क्या होता है? वृद्धि का गुण पाया जाता है, वृद्धि का एक लक्षण पाया जाता है। तो इसके लिए कोशिकाओं के निर्माण की आवश्यकता होगी, तभी ऊतक का निर्माण होगा, तभी अंग का निर्माण होगा। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं तो उनके लिए यानी कि मरम्मत तथा निर्माण की आवश्यकता होगा, तभी तो सजीव क्या कर सकते हैं? वृद्धि कर सकते हैं, अन्यथा वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो इन ऊर्जा के लिए तथा मानव में या कहें कि सजीवों में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, या कोशिका तथा ऊतक के मरम्मत तथा निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो सजीव होंगे उनके अंतर्गत जो अणु होगा वह क्या होगा? गतिशील होगा। क्योंकि जिस दिन अणुओं में गति बंद हो जाएगी वह सजीव नहीं रह जाएगा, वह निर्जीव में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए यानी कि इसमें निरंतर गति के लिए हमें क्या चाहिए? निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तथा कोशिकाओं में मरम्मत तथा निर्माण के लिए कुछ कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होता है। इसकी पूर्ति कहाँ से होगा? तो इसकी पूर्ति कैसे होगा? हम यहाँ पर कह रहे थे कि अणुओं में गति का मतलब है कि सजीव क्या है? जीवित है। अगर अणुओं में गति बंद हो गया तो इसका मतलब है कि सजीव क्या हो गया? मृत हो गया। लेकिन विषाणु की यदि बात किया जाए, यहां पर विषाणु को भी देख लेते हैं, जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर यह किसी कोशिका को इन्फेक्टेड करता है तब तो इसके अणु गतिशील होते हैं। लेकिन जब कोशिका से बाहर रहता है यानी कि किसी कोशिका को इन्फेक्टेड नहीं करता है, बाहर रहता है, तो यह क्या रहता है? इसके अणुओं के अंतर्गत कोई गति नहीं होती है। और यही कारण है कि वैज्ञानिक इसको यह नहीं डिसाइड कर पाए हैं कि यह सजीव के अंतर्गत इसको रखा जाए या इसको निर्जीव के अंतर्गत रखा जाए। यही कारण है कि विषाणु को क्या कहा जाता है? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेसन की तरफ बढ़ते हैं कि जो हमें ऊर्जा की आवश्यकता है कोशिकाओं में, क्या किसके लिए? मरम्मत तथा निर्माण के लिए। जो हमें कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है तो वह कैसे हमें प्राप्त होगा? तो वह हमें प्राप्त होगा जैव प्रक्रम के द्वारा, जैव प्रक्रम के द्वारा। क्योंकि हमें क्या आवश्यक है? इन कोशिकाओं की मरम्मत तथा निर्माण की आवश्यकता है, मेंटेनेंस की आवश्यकता है, अनुरक्षण की आवश्यकता है। और यही कारण है कि अगर हम इसको डिफाइन करें कि जैव प्रक्रम क्या है, तो जैव प्रक्रम वे समस्त प्रक्रम जिससे सजीवों का
अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहा जाता है, जैव प्रक्रम कहा जाता है। सिंपल सा डिफिनीशन है, जैव प्रक्रम क्या है, कहा जाता है कि वे समस्त प्रक्रम, हम अभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसको एक प्रश्न के रूप में हम लोग इसको डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इस पर प्रश्न पूछता है कि जैव प्रक्रम क्या है तथा जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो उसको डिसाइड हम लोग कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो यह जैव प्रक्रम क्या है, तो वे समस्त प्रक्रम, हम लोग कौन कौन से समस्त प्रक्रम की बात कर रहा है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये जाने कि वे समस्त प्रक्रम जिससे सजीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, यानी कि क्या होती है, ऊतकों का मेंटेनेंस होता है, कोशिकाओं का मेंटेनेंस होता है, तो उसे ही हम लोग जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि हमें क्या आवश्यक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता है, और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा, ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो ऊर्जा का जो स्रोत होगा वह क्या होता है, भोजन होता है। ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, भोजन होगा, और भोजन लेने की प्रक्रिया ही क्या होगा, पोषण होगा। लेकिन हम लोग इससे पहले यह देखते हैं कि यह जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो हमें ऊर्जा चाहिए और ऊर्जा के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, यानी प्रश्न हमारा है कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि सजीवों के अंतर्गत अणु क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गति करते रहते हैं, और गति जब कर रहे हैं तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो नंबर 1 जैव प्रक्रम की क्यों आवश्यकता है, तो नंबर 1 की बात करें तो जीवों के अंतर्गत, या कहे कि जीवों के अंतर्गत अणुओं के गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तथा ऊर्जा जीवों के शरीर के बाहर से आता है, शरीर के बाहर से आता है। यानी यहां पर देखिए कि हमें कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता है, कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि जीवों, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या डिसाइड किया कि जीवों के अंतर्गत जो अणुओं में गति होता है, यानी कि जीवों के अंतर्गत अणुओं में गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तथा ऊर्जा जीवों के शरीर के बाहर से आता है। यानी कोई भी सजीव है तो वह ऊर्जा के लिए कहाँ, वो उसके शरीर के अंतर्गत ऊर्जा का निर्माण तो होगा, लेकिन उसे ऊर्जा के रूप में किसी न किसी स्रोत की आवश्यकता होगी। जैसा कि हमने बताया कि ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, भोजन होता है, भोजन से ही वह क्या करता है, ऊर्जा लेता है। तो इसीलिए पहला पॉइंट क्या है कि जीवों के अंतर्गत अणुओं में गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होता है, तथा ऊर्जा जीवों के शरीर के बाहर से आता है। अगर हम दूसरे की बात करें, यानी कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं तो जीवों में वृद्धि के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है। अगर नंबर 3 की बात करें तो ऊर्जा का स्रोत
ऊर्जा का स्रोत भोजन है, भोजन है तथा भोजन लेने की प्रक्रिया प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए पोषण कहा जाता है, यानी ऊर्जा का स्रोत क्या है, हमें अणुओं जीवों के शरीर के अंतर्गत जो अणु गति कर रहे हैं उसके लिए क्या आवश्यक है, ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा शरीर के बाहर से आएगा और शरीर के बाहर से आएगा तो ऊर्जा का स्रोत क्या होगा, तो भोजन होगा, भोजन होगा। और भोजन लेने की जो प्रक्रिया होगी वह क्या होती है, उसे ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, पोषण के नाम से जानते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो भोजन की हम बात करें, भोज्य पदार्थों की बात करें या उसे ही खाद्य पदार्थ कहते हैं, तो समस्त खाद्य पदार्थ, समस्त कहें या सॉरी इसको ऐसे लिखते हैं, ज़्यादातर खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित अणुओं से निर्मित हैं। यानी जो ज़्यादातर हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जो भोजन हैं, वह किससे निर्मित है, तो कार्बन आधारित अणुओं से निर्मित है। यानी अगर हम पांचवें की बात करें तो पृथ्वी पर जीवन कह सकते हैं। इसके आधार पर पृथ्वी पर जो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। क्यों कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, तो हमारा जो भोजन है, खाद्य पदार्थ है, वह किससे निर्मित है, ज़्यादातर खाद्य पदार्थ कार्बन आधारित अणुओं से निर्मित है। अगर हम छठवें की बात करें कि जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, उसके अंतर्गत हम अगर छठे की बात करें तो छठा क्या है कि जो जीवों के खाद्य पदार्थ कार्बनिक खाद्य पदार्थों की जटिलता के आधार पर भिन्न जीव भिन्न पोषण करते हैं। तो हम लोग पोषण की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले यह क्या है, जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि जीवों के अंतर्गत जो अणुओं में गति के लिए क्या चाहिए, तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा ऊर्जा जीवों के शरीर के बाहर से आता है। जीवों में वृद्धि के लिए कुछ कच्चे पदार्थों की आवश्यकता है। नंबर अगर 3 की बात करें तो ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो ऊर्जा का स्रोत भोजन होता है और भोजन लेने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो पोषण के नाम से जाना जाता है। अगर हम कहें कि ज़्यादातर जो भोजन होते हैं यानी खाद्य पदार्थ होता है वह किससे निर्मित है, तो कार्बन आधारित अणुओं से निर्मित है। तो हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी पर जीव हैं वह कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर हैं। लेकिन यह जो कार्बन आधारित जो भोजन है वह भोजन की जटिलता के आधार पर, यानी भोजन क्या है, कुछ जटिल हैं कुछ सरल हैं, तो वह जटिलता के आधार पर पोषण क्या होगा, विभिन्न प्रकार के जीव भिन्न प्रकार के पोषण करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पोषण को देखते हैं कि तब पोषण क्या है। पोषण क्या है,
पोषण क्या है? पोषण क्या है? पोषण क्या है? तो पोषण को हम लोग डिफाइन करते हैं यहाँ पर हमारे भोजन में भोजन का मुख्य अवयव, इसको तत्व भी कहते हैं, तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा है। हमें अल्प मात्रा में विटामिन व खनिज की भी आवश्यकता होता है। जिससे हमें ऊतकों के मरम्मत तथा निर्माण के लिए ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे पोषण कहा जाता है। तो यहाँ पर पोषण स्पष्ट है कि हमारे भोजन का मुख्य अवयव क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है तथा वसा है। हमें कुछ अल्प मात्रा में विटामिन तथा खनिज की भी आवश्यकता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और वह ऊर्जा किसके लिए प्राप्त होता है? तो हमारी कोशिकाओं के लिए, हमारे ऊतकों के मरम्मत तथा निर्माण के लिए जो प्राप्त होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पोषण के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग जैव प्रक्रम क्यों आवश्यक है को देख रहे थे, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि जो कार्बन आधारित खाद्य पदार्थ हैं, उनकी जटिलता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव भिन्न भिन्न प्रकार के पोषण करते हैं। तो वह पोषण यानी कि पोषण कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग पोषण का प्रकार यहाँ पर देखते हैं कि पोषण का प्रकार क्या है। कि पोषण कितने प्रकार का होता है। पोषण का प्रकार, तो पोषण दो प्रकार का होगा, स्वपोषण तथा परपोषण। यहां पर यह भी देखते चलते हैं हम लोग कि जो परपोषण होता है, वह परपोषण को ही विषम पोषण भी कहा जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन डिफरेंट हम लोग नहीं जान पाते हैं, या फिर हम लोग उसी के इक्विवेलेंट शब्द को नहीं जान पाते हैं, तो जानने के बावजूद भी हम अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जो परपोषण होता है उसे ही हम लोग विषम पोषण के नाम से जानते हैं। जो जीव पोषण करता है यानी कि स्वपोषण करता है, अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है, तो उसे हम लोग उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण की उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषण के नाम से जानते हैं। और वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं? वैसे जीव को स्वपोषी कहते हैं। वैसे जीव को स्वपोषी कहता है। तथा जो पोषण स्वयं नहीं करते हैं बल्कि किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उसे हम लोग परपोषण या विषम पोषण के नाम से जानते हैं। और ऐसे जीव को जो परपोषण करते हैं उसे परपोषी तथा परपोषण को ही विषम पोषण कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? विषम पोषी कहा जाता है।
विषम पोषी कहा जाता है। यानी पोषण कितने प्रकार का होगा? तो पोषण 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से? तो स्वपोषण तथा परपोषण। परपोषण को ही हम लोग विषम पोषण के नाम से जानते हैं। जिस सजीव का पोषण की वृद्धि स्वपोषण होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषी कहेंगे। लेकिन जिस जीव का पोषण का विधि परपोषण होगा उसे हम लोग परपोषी तथा परपोषी को ही हम लोग विषम पोषी के भी नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि जो स्वपोषण होता है तो स्वपोषण कितने प्रकार का होता है? तो स्वपोषण 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी पोषण, और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषी पोषण। रसायन संश्लेषी पोषण। प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत कौन आते हैं? तो पादप आते हैं। और रसायन संश्लेषी पोषक के अंतर्गत कौन आते हैं? तो कुछ नाइट्रोजन के स्थिरीकरण। हम लोग 9th क्लास में नाइट्रोजन चक्र जो पढ़े थे, तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु की बात हम लोग कर रहे थे। उसमें एक जीवाणु होता है, जैसे उदाहरण के तौर पर है नाइट्रोसोमोनास, या फिर सल्फर जीवाणु होते हैं। जीवाणु होते हैं। वो क्या करते हैं? वह रसायन का संश्लेषण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है? यानी पादप क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है। यानी जितने भी प्रकाश संश्लेषी हैं वह क्या करेंगे? वह प्रकृति से अकार्बनिक पदार्थ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, चूंकि हम जानते हैं कि इनके अंतर्गत क्लोरोफिल पाया जाता है, और वह अपने भोजन का यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। और ऐसे पोषण को हम लोग प्रकाश संश्लेषी पोषण के नाम से जानते हैं। लेकिन कुछ जो जीव होते हैं वह क्या करते हैं कि कार्बनिक पदार्थों में ऑक्सीकरण से उत्पन्न ऊर्जा को ही और कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं, और वैसे रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करने का काम करते हैं, वैसे रसायन प्रक्रिया को हम लोग रसायन संश्लेषी पोषण के नाम से जानते हैं। जैसे अगर नाइट्रोसोमोनास की बात करें, सल्फर जीवाणु की बात करें, तो यह क्या होते हैं? रसायन संश्लेषी पोषण करते हैं। उसी तरह से अगर पादप की बात करें तो पादप क्या करता है? प्रकाश संश्लेषी पोषण करता है। जो उत्तम किस्म के या कहें कि उन्नत किस्म के जो उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं वह क्या करते हैं? वह परपोषी होते हैं, और वह परपोषण यानी कि वह अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं। हम लोग परितंत्र के अंतर्गत यह पढ़ चुके हैं कि उत्पादक कौन होता है? तो जाहिर सी बात है कि जो स्वपोषी है वह क्या होंगे? उत्पादक होंगे, और जो परपोषी हैं वही क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे। तो हम लोग इसको अलग अलग देखेंगे, लेकिन हम लोग पहले देखते हैं कि पादपों के अंतर्गत किस प्रकार से पोषण होता है। देखिए, पादप के अंतर्गत पोषण से पहले हम लोग जो जैव प्रक्रम पढ़ रहे थे, जैव प्रक्रम देख रहे थे, तो इसके अंतर्गत हम लोगों को मेन रूप से पढ़ना क्या है? तो हम जानते हैं कि ऊर्जा किससे प्राप्त होगा? तो ऊर्जा भोजन से प्राप्त होगा, और भोजन के लिए पोषण की आवश्यकता होगी। तो हमें क्या पढ़ना है? पोषण पढ़ना है। लेकिन पोषण के द्वारा हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट जा रहा है, प्रोटीन्स जा रहे हैं, वसा जा रहा है, तो उससे ऊर्जा का निर्माण कैसे होगा? तो ऊर्जा के निर्माण के लिए ऑक्सीकरण की क्रिया आवश्यक है। तो इसका अर्थ है कि वह क्या होता है? ऑक्सीकरण की क्रिया
किसके द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा होता है। यानी इस जैव प्रक्रम अध्याय के अंतर्गत हम लोग पोषण को पढ़ेंगे तथा श्वसन को पढ़ेंगे। उसके बाद जो श्वसन की प्रक्रिया, जो पोषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अवशोषण होगा, जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं और वह पाचन हो रहा है, और पाचन के बाद जो अवशोषण होगा तो उसको कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होगी, उसे ही हम लोग परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण कहते हैं। परिसंचरण कहते हैं। वह कार्य कौन करेंगे? तो रक्त करेंगे और लसिका करेंगी। लसिका उसको हम लोग देखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो भोज्य पदार्थ है उसके पाचन के दौरान या फिर श्वसन की क्रिया के दौरान कुछ हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जो निर्माण होंगे वो उसे बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि वह सजीवों के शरीर के अंतर्गत उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वह सजीवों के लिए नुकसानदायक है। और इसीलिए क्या आवश्यक है? उत्सर्जन की आवश्यक है। उत्सर्जन आवश्यक है। यानी हम लोग जैव प्रक्रम के अंतर्गत इसी 4 टॉपिक के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। पोषण के विषय में करेंगे, श्वसन के विषय में करेंगे, परिसंचरण के विषय में करेंगे और उत्सर्जन के विषय में। आज हम लोग पोषण के विषय में कर रहे हैं और इसके अंतर्गत हम लोग पादप में पोषण को देखते हैं कि पादप के अंतर्गत पोषण कैसे होता है। पादपों का पोषण। पादपों का पोषण, यह स्वपोषी हैं, हम जानते हैं। यह क्या है? स्वपोषी हैं। स्वपोषी हैं। और अभी हम लोग स्वपोषी को देख रहे थे कि स्वपोषण भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण और दूसरा होता है रसायन संश्लेषी पोषण। तो इस जब 2 प्रकार का होता है तो पादप किसके अंतर्गत था? तो प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत था। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण के अंतर्गत था। तो पादप कैसे अपने पोषण करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करता है। प्रक्रिया के द्वारा करता है। तो यहां पर ये देखिए कि पादप कैसे करता है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा करता है। तो पादप क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तथा उस क्या निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और उससे एक उप उत्पाद ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। तो हमें प्रश्न उठता है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण को यहाँ पर यदि डिफाइन करें तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में उपचायक प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक
ऊर्जा में परिवर्तन कर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया जाता है जिससे एक उप उत्पाद ऑक्सीजन निर्मित होता है। यानी स्पष्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण पादपों में उपचायक प्रक्रिया है जिसमें अकार्बनिक पदार्थ, यह अकार्बनिक पदार्थ कहाँ से प्राप्त हो रहा है, तो पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है। अकार्बनिक पदार्थ पर्यावरण से प्राप्त हो रहा है। वह क्या प्राप्त कर रहा है, जल प्राप्त कर रहा है। और जल में जो खनिज तत्व हैं उसको क्या कर रहा है, वह जल के माध्यम से प्राप्त कर रहा है तथा वह पर्यावरण से ही कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त कर रहा है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से हम जानते हैं कि पौधों में क्या होता है, पादपों में क्लोरोफिल होता है जिसको पर्णहरित भी कहा जाता है, हिंदी में पर्णहरित भी कहा जाता है। तो क्लोरोफिल की सहायता से वह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा, क्योंकि हम लोग परितंत्र जब पढ़ रहे थे तो देख रहे थे कि सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश ऊर्जा को अगर कोई स्थिरीकरण कर सकता है तो वह कौन कर सकता है, पादप ही कर सकता है। यानी सजीवों के अंतर्गत पादप ही एक ऐसा है जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को स्थिरीकरण करके उसको कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित यानी ऊर्जा के रूप में प्रयोग कर सकता है। और यही कारण तो है कि वह क्या है, स्वपोषी है। तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित कर देता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है और एक उप उत्पाद ऑक्सीजन निर्मित होता है। अब यहां पर इसका सूत्र क्या होता है, तो 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O क्लोरोफिल बाई सूर्य का प्रकाश गिव 6CH12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। अब यहां पर देखिए यह क्या है, यह कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या है, जल है। यह क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वह क्या निर्मित करता है, तो ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। और उससे क्या निर्मित होता है, उससे जल वाष्प के रूप में उड़ता रहता है और उससे एक उप उत्पाद ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि प्रकृति में मुक्त किया जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन पादपों से मुक्त होता रहता है। तो हम क्या, अब यहाँ पर पौधे क्या कर रहे हैं, यह प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से वह जल जो H2O यानी हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित है, उसी प्रकार से CO यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO यानी कि यह किससे निर्मित है, तो कार्बन तथा ऑक्सीजन से निर्मित है, ऑक्सीजन के अणुओं से निर्मित है। और यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं से निर्मित है। यह रसायन विज्ञान के अंतर्गत आप लोग पढ़ते हैं। यहां पर समझने के लिए अब प्रकाश
जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, वह जल के अणुओं को तोड़ देता है और जल के अणुओं को तोड़ने के बाद वह क्या निर्मित करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज की यदि बात करें तो C6H12O6 होता है। यहाँ पर देखिए यह क्या है, कार्बन है, यह क्या है, हाइड्रोजन है, और यह क्या है, ऑक्सीजन है। और इसके अणुओं से क्या निर्मित हुआ है, इसके अणुओं से ग्लूकोज का निर्माण हुआ है। तो यानी यह जो स्वपोषी के अंतर्गत जो पादप होता है, पादप क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपने भोजन का स्वयं निर्माण करता है। यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादपों के अंतर्गत ही होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत क्लोरोफिल होता है। और हम जानते हैं कि जो पादपों की पत्तियां होती हैं, जो पादपों की पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के अंतर्गत तमाम तरह के जो छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और यह रंध्र कार्य क्या करते हैं, वह रंध्र गैसों के आदान प्रदान का काम करते हैं, गैसों का आदान प्रदान का काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो हम जानते हैं कि जब पौधे भोजन का निर्माण करता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान वह क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। और हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान एक उप उत्पाद क्या निर्मित होता है, तो ऑक्सीजन निर्मित होता है। तो इन्हीं रंध्रों के माध्यम से पौधे क्या करते हैं, वह गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इससे जो जल निर्मित हो रहा है, क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि 6H2O क्या निर्मित हो रहा था, ग्लूकोज प्लस 6H2O यानी कि जल, और 6O2 यह तो ऑक्सीजन है और यह जल है। इन्हीं रंध्रों के माध्यम से वह वाष्प बनकर के बाहर निकलता रहता है। रात्रि के समय जब पौधे भोजन का निर्माण नहीं करता है तो इन रंध्रों को क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और इसी प्रकार से पादपों के अंतर्गत पोषण होता है। लेकिन यह प्रकाश की उपस्थिति में होता है। कुछ ऐसे भी पादप हैं, जैसे उदाहरण दिया होगा मरुदभिद का पौधा, रात्रि के समय यह क्या करता है, रात्रि के समय यह कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। और जब सूर्य की प्रकाश यानी कि दिन के समय वह क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वह अपने भोजन का निर्माण करता है। तो यह क्या है, यह प्रकाशीय पोषण कहलाता है, प्रकाशीय संश्लेषण कहलाता है। और यह इसे हम लोग अप्रकाशीय संश्लेषण कहते हैं। यानी पादपों में भी दो प्रकार के संश्लेषण हो गए। कौन कौन से, प्रकाश की उपस्थिति में यह होता है और यह प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है। जैसे कि मरुदभिद का जो पौधा है वह रात्रि के समय क्या करता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करता है, और जब दिन के समय वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करता है। तो यह है पादपों के अंतर्गत पोषण। अब इसके आगे बढ़ते हैं, विषम पोषण को देखते हैं कि विषम पोषण क्या है। स्वपोषी के अंतर्गत हम लोगों को जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो पोषण पढ़ना है, और पोषण के अंतर्गत हम लोग स्वपोषण को पढ़ रहे थे। अब हमको पढ़ना है परपोषण। जो उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं, उनमें विषम पोषण पाया जाता है।
और उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखते हैं। थैंक यू।